हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। एज यू नो कि हम इनकम टैक्स का आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इनकम टैक्स को अंडरस्टैंड करने में। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल एंड इजी। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम कि इनकम टैक्स जान लेते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स किस चीज़ को बोलते हैं। पहले इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो 1961 है। 1961 में इनकम टैक्स का एक्ट बना है, हिंदुस्तान में लागू हुआ है कि इनकम टैक्स हमें टैक्स लेना है। पहले देखेंगे ये इनकम टैक्स होता क्या है। पहले जानेंगे कि टैक्स टैक्स होता क्या है। टैक्स वो पैसा होता है जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। द सम ऑफ मनी विच यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो पैसा हमें देना होता है उसको टैक्स बोलते हैं। गवर्नमेंट को क्यों हम पैसा दे, हम कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्यों दे पैसा। तो हम कमा रहे हैं, इनकम तो हमारी है, पैसा तुम। एक कंट्री को चलाने के लिए, एक गवर्नमेंट को, एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, उस इकोनॉमी के लिए उसको लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है। एक कंट्री को चलाना है, एक कंट्री के खर्चे को चलाना है, उसके लिए गवर्नमेंट को लोगों से टैक्स लेना है। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये इनकम टैक्स किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस टाइप ऑफ टैक्स में फॉल करता है? ये डायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स मतलब वो टैक्स जो हमें खुद ही पे करना होता है, खुद ही हमें पे करना, जो भी हमने साल भर कमाया हो उस पे टैक्स पे करना है, वो हमें खुद ही पे करना है डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्टली ऑन बिहाफ भी बोल सकते हैं, हमारे बदले कोई और पे कर रहा है। ये टैक्स कौन पे करता है, तो हम कैसे दे रहे हैं, हमें समझ ही नहीं है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स कैसे दे रहे हैं, हमारे बदले भी कोई दे रहा है। हाँ देखो, लेट अस कि हम एक एग्जांपल दे कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है। जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन ऑफ द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हम में से कोई नहीं पे करता, मैंने कभी डायरेक्टली कोई जीएसटी पे नहीं किया हो, तो ये जीएसटी कैसे पे करते, तो क्यों हम कैसे हम पे करते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है जीएसटी है क्या, तो हम कैसे पे कर रहे हैं। देखो देखो बेटा, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, सपोज करते हैं उसकी कास्ट माने खर्चा, जो भी उसका खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मटेरियल हो, जो भी उसको खर्चे लगे, 80 रुपीज के खर्चा है। 80 रुपीज का ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। लेकिन कोई कंपनी अगर उसको 80 रुपीज में प्रोडक्ट तैयार हो तो वो उसे मार्केट में 80 रुपीज पे ही सेल नहीं करता है, उसको प्रॉफिट रखना होता है। जो उसने उस पर मेहनत की होगी, जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके लिए उसको प्रॉफिट रखना जरूरी है। कोई भी बिजनेसमैन हो, प्रॉफिट रखते हैं ये 10 रुपीज, सपोज करते उस प्रोडक्ट पे उन्होंने 10 रुपीज का प्रॉफिट रखा है, तो वो उसको सेल कर सकते हैं 90 रुपीज पे। दैट मीन्स मैं उसको परचेज कर सकता हूं या आप उसको परचेज कर सकते हो 90 रुपीज में। लेकिन अगर जीएसटी इस प्रोडक्ट पे इंपोज किया गया है, तो दैट मीन्स उसकी कास्ट 80 रुपीज है। इफ जीएसटी इज इम्पोज्ड, इस पे जीएसटी लगा हुआ है, राइट। तो जीएसटी सपोज कर लेते हैं 5 रुपया, 5 रुपया इस पे जीएसटी लगा हुआ है, और कंपनी ने प्रॉफिट रखा है 10 रुपया। 10 रुपीज उसने अपना प्रॉफिट रखा है, 80 के कास्ट पे ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, और गवर्नमेंट ने इंपोज इस पे जीएसटी किया है 5 रुपीज। तो ये अब ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है 95 रुपीज सेल, इसको प्राइस
अब प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब दैट मीन्स इससे पहले जब ये जीएसटी इंपोज नहीं था तो हम इस प्रोडक्ट को 90 रुपीज में ही परचेज करते थे, लेकिन जब जीएसटी इंपोज किया गया है तो इस प्रोडक्ट को हमें 95 रुपीज में परचेज करना है। दैट मीन्स कि ये जीएसटी हम पे कर रहे हैं। जब इससे पहले खरीदा है तो 90 रुपीज में खरीदा है, जब अब खरीद रहे हैं जीएसटी इंपोज करके तो 95 रुपीज में हमें ये मिल रहा है। दैट मीन्स ये हम इनडायरेक्टली पे कर रहा है। ये तो पे किया होता है एक बिजनेसमैन ने, लेकिन वो कहां से लाता है, वो उसके कॉस्ट को ही इंक्रीज करता है, इसके प्राइस को ही इंक्रीज करता है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमें ही पे करना होता है, राइट। देखो अब हमें जानना है इनकम टैक्स, हमें इनडायरेक्ट टैक्स से की तरह जाने की कोई जरूरत नहीं, बस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दी थी। देखो इनकम टैक्स, कोई भी इंसान हो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम तो होता ही है। सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट सोर्स। देखो कोई एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय को सैलरी होगी, दैट मीन्स सैलरी उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी। बिजनेसमैन को प्रॉफिट आता है साल भर अपनी बिजनेस से, दैट मीन्स उसको ये सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए हर एक इंसान को कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है जिसपे उसको टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स बोलता है कि 5 सोर्स ऑफ इनकम होती है, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। कितने सोर्स ऑफ इनकम है? 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है। कौन कौन सी देख लेते। सैलरी, पहली सोर्स सैलरी। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? सैलरी। जो भी एम्प्लॉय हो उसको क्या मिलता है? वो महीने भर काम करता है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करे या प्राइवेट डिपार्टमेंट में करे, उसको महीने भर सैलरी मिलती है। दैट मीन्स वो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम हुई। हाउस प्रॉपर्टी, देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इन द फॉर्म ऑफ हाउस, मतलब हमारा मकान होता है। मे बी कि हम उसको लेट आउट करें। लेट आउट मतलब कि हम उसको किसी को रेंट पे दें। जब हम उसको किसी को रेंट पे देते हैं तो इससे इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल हमारी रेंट, हम उस किसी को रेंट पे हाउस देते हैं, वो 3000 रेंट देता है पर मंथ। दैट मीन्स साल का 36,000 हमारा इनकम बनता है। लेकिन ये इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई उस टाइम? हाउस प्रॉपर्टी। ये कोई सैलरी नहीं थी, उसको मकान था, उसको हाउस प्रॉपर्टी थी, उसने वो लेट आउट की तो उससे उसको इनकम जनरेट हुई। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन होता क्या है? ये भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है क्या? हाँ, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन। सपोज कर लेते हैं हमने एक लैंड खरीदा, हमने लैंड 20 लाख में खरीदा है। हम उसको 10 साल के बाद सेल कर रहे हैं। जब खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 2000 में खरीदा, अब 2010 में उसको सेल कर रहे हैं। तब कितने में खरीदा? 20 लाख में खरीदा था, अब उसका वैल्यू 60 लाख है।
अब उसका वैल्यू 60 लाख है, तो दैट मीन्स उससे कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई है। क्या उसमें 40 लाख कैपिटल गेन जनरेट हुआ है? नहीं, वो हम आगे देखेंगे। उसमें इन्फ्लेशन रेट्स या इंडेक्स वैल्यू देखना होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट हुई है। अगर उससे इनकम जनरेट हुई है तो उसको बोलते हैं हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कौन से सोर्स से? कैपिटल गेन से वो इनकम जनरेट हुई है। दैट मीन्स थर्ड सोर्स ऑफ इनकम। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन सा सोर्स होता है? अभी हमने सैलरी की बात की, हाउस प्रॉपर्टी की बात की, कैपिटल गेन की बात की, लेकिन हाउ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई इंसान क्या होता है? वो बिजनेसमैन होता है। हर कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, कोई किसी को बिजनेस होता है, अपना बिजनेस होता है, उससे उस बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट होता है साल भर। और प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उससे उसकी प्रोफेशन से जो उसकी इनकम आती है, कोई भी गेन आता है साल भर, कोई भी उसको प्रॉफिट आता है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम है अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसको भी इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। अनदर सोर्स ऑफ इनकम, फिफ्थ सोर्स एंड लास्ट सोर्स ऑफ इनकम इज अदर सोर्स। अदर सोर्स, इस अदर सोर्स में क्या आता है? इस अदर सोर्स में भी कौन सी, जब हम सोचेंगे कि सैलरी भी आई, हाउस प्रॉपर्टी भी आई, कैपिटल गेन भी आई, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी आई, क्या अब भी कोई सोर्स होता? हाँ, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं। क्या आपने कोई गिफ्ट किसी से लिया हो, कोई भी चीज ऐसा चीज लिया हो, आपको लॉटरी मिली होगी, कभी लॉटरी लगी होगी आपकी, उस पर भी टैक्स देना है, उसको भी छोड़ने वाले नहीं है। वही अदर सोर्सेज में आता है, वो हम आगे देखेंगे। इसको एक एक करके हम फिर अलग से देखेंगे। हम आगे चले, पहले हम जानेंगे कि तो हम अब देखेंगे कि पर्सन होता क्या है, जिसको डिफाइन करता है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर। अगर नॉर्मली हम किसी को बोलेंगे कि पर्सन क्या है, उसका जवाब होगा कि पर्सन एक इंडिविजुअल है या पर्सन एक ह्यूमन को बोल सकते हैं हम। उसका जवाब अपनी जगह सही है, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि नहीं, उसको पर्सन ही बोलते हैं, उसके अलावा भी किसी को पर्सन बोलते। लेट अस सी कि हम देखते हैं कि किसको पर्सन बोलते हैं। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं पर्सन किसको? एक इंडिविजुअल। हाँ, ये तो हमें भी पता था, अभी हमने भी ये बोला था कि इंडिविजुअल को पर्सन बोलते हैं। HUF, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी तक तो ये पता ही ना था, हमने तो इंडिविजुअल बोला था। कंपनी, राइट, फर्म, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और है कोई? हाँ, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और कुछ? हाँ, लोकल अथॉरिटी। राइट, हुई यहां पे पर्सन की डेफिनेशन चेंज? हाँ, बिल्कुल चेंज हुई। इनको बोला, इन सब को पर्सन बोला जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो बॉडी ऑफ एसोसिएशन हो या एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो या लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी, उन सबको हम पर्सन बोलते हैं। देखो, इंडिविजुअल हमें पता है कि इंडिविजुअल एक इंसान को बोलते हैं, कोई भी इंसान उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं।
राइट। लेकिन HUF है क्या? HUF एक टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। ये ये कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है? ये वो टाइप ऑफ बिजनेस, ये एक जॉइंट फैमिली होती है जिनका बिजनेस, जिनको उनकी दादा और परदादाओं की प्रॉपर्टी होती है, जो कंटिन्यूअसली वो कर लेते हैं, जो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली वो कंटिन्यू लेते हैं, आगे भी ले जाते हैं। उनके फैमिली में भी किसी की बर्थ हो, वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली। लेकिन इस बिजनेस को कोई इंसान रिप्रेजेंट करता होगा, मतलब जिसको हम HOD बोलते हैं। HOD मतलब हेड ऑफ इस फैमिली, हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा, उसको बोलते हैं कर्ता। बाकी हम अलग अलग डिफाइन करेंगे आगे। कंपनी वो होती है कॉमन पर्पस, किसी चीज का भी कोई कॉर्पोरेट जिसका कॉमन पर्पस हो, जो किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करता हो, उसको कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड। उसके बाद फर्म आता है। फर्म को कब फर्म बोला जाता है? ये तीन टर्म्स रिलेटेड है। फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कब फर्म बन जाती है, कब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाती है, कब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाती है। देखो, जब एक पार्टनरशिप में उनकी पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड मेंशन हो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन हो, उनकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हो, और वो उसमें उनकी डीड में, उसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं या डीड भी बोलते हैं, उनका शेयरिंग रेशो मेंशन हो। मतलब जब उनका शेयरिंग रेशो मेंशन हो कि फॉर एग्जांपल उनकी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, जब उनका शेयर मेंशन किया गया हो कि ए का कितना शेयर है इस बिजनेस में और बी का कितना शेयर है इस बिजनेस में, तब बोला जाता है कि वो फर्म है। लेकिन जब डीड में ये मेंशन नहीं किया होगा कि ए का कितना शेयर है और बी का कितना शेयर है, तब उसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन इफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तब बोला जाता है जब उसमें सपोज ए पार्टनर हो, बी पार्टनर हो, सी पार्टनर, लेकिन तीनों इंडिविजुअल होने चाहिए। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, लेकिन वो होने चाहिए इंडिविजुअल्स, कोई पर्सन नहीं। हम नहीं बोल सकते बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर पर्सन यूज करे दैट मींस पर्सन में HUF भी आ सकता है। एक पार्टनर को इंडिविजुअल हो सकता है, दूसरा को HUF ना, मतलब कि तीनों इंडिविजुअल होने चाहिए। और जिनका शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं किया होगा डीड में, तब उनको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तब बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दैट मीन्स उसमें ए एक पार्टनर हो सकता है और दूसरा होगा ABC लिमिटेड, मतलब कोई बिजनेस भी उसका पार्टनर हो सकता है, या कोई सी भी एक, मतलब इसमें ये ए को इंडिविजुअल बोला जाता है, सी को भी, इसको बोलेंगे हम, ये फर्म हो सकती है। एक तो 2 इंडिविजुअलों की पार्टनरशिप और एक फर्म थी, दैट मीन्स इसीलिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, पर्सन में फर्म भी आ सकता है, पर्सन में कोई भी आ सकता है। और जब उनकी पार्टनरशिप डीड में उनका शेयर मेंशन नहीं किया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं किया होगा, तब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनती है। अगर अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तब वो फर्म बन जाती है। लोकल अथॉरिटी मतलब कि लोकल डिपार्टमेंट्स, जो लोकल डिपार्टमेंट्स, इवन कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, हाँ गवर्नमेंट पे भी टैक्स, गवर्नमेंट पे भी टैक्स, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उसको कोई इनकम जनरेट हो साल भर, तो उसको भी उस पर टैक्स देना है। ईयर, प्रीवियस ईयर, इससे पहले असेसमेंट और प्रीवियस ईयर जानने से पहले भी एक चीज जानना जरूरी है। जो इनकम टैक्स का ईयर होता है या फाइनेंस का ईयर होता है, वो 1/4 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो
मार्च 31 मार्च तक। इनकम टैक्स या फाइनेंस का ईयर जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दैट मीन्स इनकम टैक्स का साल मार्च से स्टार्ट होगा, ना कि जनवरी से। असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिसमें हम टैक्स देते हैं। याद रखना, वो साल जिसमें हम टैक्स देते हैं। द ईयर इन विच वी पे द टैक्स, वो साल जिसमें हम टैक्स देते हैं। लेकिन जिस साल का देते हैं, जिस साल का टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। सपोज कर लेते हैं आज 2021-22 चल रहा है। 21-22 क्यों नहीं मैंने लिखा? इसीलिए मैंने बोला कि 1 अप्रैल से साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च एंड। दैट मीन्स इसमें 2 साल इन्वॉल्व होते हैं, 2 साल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये हमारा प्रीवियस ईयर है, मतलब आज चल रहा है, करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, एक्चुअल में ये करंट ईयर है, लेकिन इसको हम टैक्स पे कब करें? अभी करें टैक्स पे ना। इस साल का टैक्स पे करना होता है 2023। मतलब जब 22 स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 से ये साल स्टार्ट होगा, तब इस साल का टैक्स पे करना होता है। तब जो साल हमारा चल रहा है अभी इस पे टैक्स नहीं पे करना है। दैट मीन्स जिस साल का टैक्स पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में टैक्स पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। राइट? जिस साल में हम टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर, और जिस साल का पे कर रहे हैं दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर। ना हम पहले टॉपिक जानना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस, किस इंसान को टैक्स देना हो है और किस इंसान को कितना टैक्स देना है, कौन एलिजिबल है टैक्स के लिए, कौन नहीं है। उसके लिए हमें जरूरी देखना होता है रेजिडेंशियल स्टेट्स। अगर हम रेजिडेंशियल स्टेट्स ऑफ पर्सन बोलेंगे, हमने पर्सन पढ़ा, रेजिडेंशियल स्टेट्स ऑफ ए पर्सन। हाँ, पर्सन में आप कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हुआ, HUF भी, फर्म भी, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी, अदर लोकल अथॉरिटी भी हुई। अंडर सेक्शन 6 डिफाइन करता है रेजिडेंशियल स्टेट्स होता क्या है। लेकिन इंडिविजुअल HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनका रेजिडेंशियल स्टेट्स चेक करने का तरीका अलग है, और रेस्ट जो कंपनी या फर्म या बॉडी ऑफ एसोसिएशंस या एसोसिएशन ऑफ पर्संस या इंडिविजुअल्स या अदर लोकल अथॉरिटी का रेजिडेंशियल स्टेट्स चेक करने का अलग तरीका है। पहले हम इन दोनों का देखते कि अगर इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है या कोई HUF है। मैंने पहले ही बोला HUF को रिप्रेजेंट करता है कर्ता। इंडिविजुअल है या कोई HUF है, उसको कैसे हम रेजिडेंट करार देंगे, कैसे बोलेंगे ये हिंदुस्तान का रेजिडेंट है? क्या हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के पास आधार कार्ड है? क्या ये हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के पास स्टेट सब्जेक्ट है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इलेक्शन कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट? क्या इसी से ये पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है? इनकम टैक्स वाले बोलते नहीं, इससे नहीं होता है, इससे नहीं पता चलता है हमें। हम ऐसे नहीं देखते कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं है। तो फिर कैसे देखते हैं? रेजिडेंशियल, हम पहले रेजिडेंशियल स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल देखेंगे, उसके बाद कर्ता और उसके बाद रेस्टिस का। रेजिडेंशियल स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल देखेंगे। हमने पहले ही बोला कि इनकम टैक्स वाले डॉक्यूमेंट मानते ही नहीं, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है उससे ये डिफाइन नहीं होता है कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। देन कैसे होता है, क्या वो टेस्ट करते हैं कोई? हाँ, वो टेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। ये टेस्ट नहीं कि ये देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, वो टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे कुछ और ही टेस्ट होता है। उस टेस्ट से ये होता है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब हिंदुस्तान का शहरी हो के भी वो रेजिडेंट इस पे नहीं बन सकता है समटाइम्स, या कोई बाहर का हो, अब्रॉड का कोई इंडिविजुअल हो, वो समटाइम्स यहाँ रेजिडेंट बन जाता है। मतलब कि रेजिडेंट हो, इंडिया का सिटीजन हो के भी वो रेजिडेंट बन नहीं सकता। इवन कि अगर मोदी को भी दिखाना तो मोदी को भी हम यहाँ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया दिखा सकते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसे दिखा सकते हैं? रेजिडेंशियल स्टेट्स इंडिविजुअल की सेक्शन 6 डिफाइन करता है। सेक्शन 6 बोलता है इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस या तो वो रेजिडेंट बनेगा, मतलब अगर वो रेजिडेंट बना, ठीक, कैसे बना वो हम बाद में देखेंगे, या तो वो नॉन रेजिडेंट, मतलब नहीं वो रेजिडेंट नहीं बना, नॉन रेजिडेंट बना, उसने ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं किए, वो ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया, राइट। रेजिडेंट देखने के लिए बोलते हैं कि 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट, उसको बेसिक कंडीशन भी बोला जाता है। बेसिक कंडीशन फुलफिल करना होता है। बेसिक कंडीशन, अगर उसने बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया, 2 टेस्ट है, दो में से एक टेस्ट आप पास कर लो, दैट मीन्स आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। नहीं पास किया तो सीधा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया करा दोगे। बेसिक कंडीशन में पहला टेस्ट बोलता है इफ अ पर्सन stays 182 days in India, दबा अगर किसी इंसान ने, सॉरी, इफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल ने 182 डेज स्टे किया होगा इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैंने वहां असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर डिफाइन किया, सो दैट कि यहां समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 182 डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, अगर ये टेस्ट उसने पास किया कि 182 डेज वो हिंदुस्तान में उसने स्टे किया होगा, दैट मीन्स वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। टेस्ट ए इसको बोला जाता है, टेस्ट ए टेस्ट बोलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने 182 डेज स्टे किया होगा हिंदुस्तान में, दैट मीन्स वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, राइट। इफ अगर उसने नहीं पास किया 6 ए और बी, मतलब मैंने पहले ही बोला, या तो उसको ए टेस्ट पास करना, बी अगर नहीं क्वालिफाई, क्या वो नॉन रेजिडेंट बन गया? नहीं, अभी वो नॉन रेजिडेंट नहीं बन गया। इसके लिए और कंडीशन है। और कंडीशन क्या बोल रहा है कि उसने 60 डे स्टे किया हो। अगर उसने 60 डे, या तो वो 60 डे स्टे करना हो प्रीवियस ईयर में, उसको स्टे, अगर रेजिडेंट बनना है तो उसको 60 डेज स्टे करना है प्रीवियस ईयर में, एंड उसके साथ क्या 365 डेज। एक तो ये 60 डेज, दूसरा टेस्ट 2, टेस्ट बी, 60 डे इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन प्रीवियस 4 years, previous 4 years, लेकिन preceding, P और E C, preceding the relevant previous year, the relevant previous year, ये क्या होता है relevant previous year? relevant previous year मतलब कि उसने 60 डेज स्टे करना है प्रीवियस ईयर में, उसके साथ साथ उसने 365 डेज स्टे करना है
पिछले 4 साल में, लेकिन प्रीवियस ईयर को छोड़ के सपोज करते कोई 2020 और 21 का टैक्स देना, ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है। फॉर एग्जांपल असेसमेंट मतलब इस साल का टैक्स देना है, असेसमेंट ईयर क्या बनेगा 2021-22 असेसमेंट ईयर, इस साल में टैक्स देना है, ये प्रीवियस ईयर। इस साल में अगर इसने 60 डे स्टे किया हो, इस साल में अगर इसने 60 डे स्टे किया होगा, पहली कंडीशन, अगर इस साल में इसने 182 डे स्टे किया हो तो वो रेजिडेंट बन गया, दूसरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ अगर वो नहीं बना तो उसके लिए कंडीशन है कि आप दूसरा टेस्ट अगर क्वालिफाई करोगे तब भी बन सकते हो। उसमें उसने 60 डेज स्टे करना है प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन प्रीवियस 4 इयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं, इसको छोड़ के 2020 और 21 को छोड़, दैट मीन्स 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, ये 4 साल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं और ये प्रीवियस 4 इयर्स है प्रीसीडिंग द, इसको छोड़ के प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो भी 4 साल आएंगे उससे पहले उसमें देखना है कि उसने 365 डेज स्टे किया हो। अगर किया हो गुड बन गया रेजिडेंट। अगर उसने 2 में से कोई टेस्ट नहीं पास किया तो उसको हम सीधा बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंडर उसको करार दी नॉन रेजिडेंट। दैट मींस उसने कोई टेस्ट भी उसने पास नहीं किया। सो कि अगर उसने दोनों में से कोई भी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, टेस्ट ए भी नहीं क्वालिफाई किया, टेस्ट बी भी नहीं क्वालिफाई किया तो दैट इज गुड, वो रेजिडेंट बन गया, हिंदुस्तान का रेजिडेंट बन गया फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उसने क्वालिफाई ना किया दैट मींस वो नॉन रेजिडेंट बन गया। नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंडर वो नॉन रेजिडेंट बन गया। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। किसी को भी कोई क्यूरी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू।